हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आप लोगों को वेंडिगो को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। इन सारी घटनाओं में जो तीसरी घटना है वो आपको तब समझ में आएगी जब आप दूसरी घटना को ध्यान से सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम जॉनथन है और ये घटना एल्बर्ट कोलोराडो की है, जो नॉर्वे से कुछ दूरी पर पड़ता है। मेरे पापा ने नॉर्वे पे एक घर लिया। वो उनको काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम पे मिल गया था। मेरे पापा ने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वो वहीं पे रहेंगे, तो हम लोग कभी कभी वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जाया करते थे। उस जगह के बारे में बताऊँ तो सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और नॉर्वे के जंगलों से 10 किलोमीटर पहले। सीधी भाषा में बोलूँ तो वो प्रॉपर्टी जंगल और शहर के बीच में थी, और भी कई लोग वहाँ रहते थे। सच बताऊँ तो काफ़ी शांत जगह थी वो। मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा शांत जगह और कभी नहीं देखी थी। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त डी के साथ 2010 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 15 साल की होगी। उस जगह के बारे में बताऊँ तो आप नेचर की आवाज़ बहुत ही साफ साफ सुन सकते थे। हमारे घर के जस्ट बगल में एक मुर्गियों का छोटा सा फार्म था, जो कि काफ़ी पुराना था। वो मेरे दोस्त डी का था। हमें रात भर मुर्गियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे पापा ने ये जगह रिटायरमेंट के बाद एक बिज़नेस करने के लिए लिया था। उस जगह की रात बहुत अच्छी थी। रात हो जाने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता था, जैसे एकदम काला घना अंधेरा। बिजली भी बहुत कम आती थी वहाँ पे, क्योंकि वो जगह शहर से थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई थी। लेकिन रात में शहर की जलती हुई टिमटिमाटी लाइट से नज़ारा बहुत अच्छा होता था। ऊपर से हम सबको शहर एकदम साफ साफ नज़र आता था। वहाँ पे बस एक ही दिक्कत थी कि हमें कूड़ा फेंकने के लिए थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता था। दरअसल कूड़ा उठाने वाली गाड़ी एक मेन रोड तक आती थी, जो रोड हमारे घर से करीब 5 मिनट की दूरी पर ही थी। हम सब लोग शाम को 5 बजे वहाँ पे कूड़ा डालने चले जाते थे, और अगले दिन सुबह वो गाड़ी पूरा कूड़ा उठाकर ले जाती थी। आमतौर पर 6 बजे तक हम सब उस रोड के पास बने डस्टबिन में कूड़ा डालकर चले आते थे। लेकिन एक दिन मुझे काफ़ी लेट हो गया और 6 बजे के बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है। मेरी माँ ने मुझसे बोला कि मुझे कूड़ा फेंक के ही आना है। मैं अपने दोस्तों से बात की, लेकिन सब पहले से ही अपना काम कर चुके थे। काफ़ी रात हो गई थी। रात में 6:30 बजे के बाद वहाँ पर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाता है और कुछ जंगली जानवर भी वहाँ पर घूमा करते हैं। मेरी टॉर्च एकदम ख़राब हो चुकी थी और मेरी मम्मी ने ज़िद किया था कि मुझे उस कूड़े को डाल के आना है। मैं घर से बाहर निकला और सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। रात के वक्त वहाँ पर ठंडी थोड़ी बढ़ जाती है। मैं बस खड़ा होकर अपनी आंखों को मींच के देख रहा था कि मुझे थोड़ा सा भी रास्ता दिख जाए, लेकिन इतना अंधेरा मुझे पहले कभी नहीं दिखा। मैं वहीं पे खड़े होकर बस उस अंधेरे में देखा जा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उस अंधेरी की तरफ देख ही रहा था कि माँ ने पीछे से आके मुझे पकड़ा और मेरा नाम बुलाया। मैं चौंक के पीछे घूमा और डर गया। मैंने उनसे कहा कि मैं ये कूड़ा फेंकने नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, और रोने लगा। मेरी डरी हुई हालत देख के उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगले दिन अपना काम ख़त्म कर लेना, लेकिन इस बार जल्दी करना। सच बताऊं तो मेरे जान में जान आ गई थी। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम डीट था। हम उसको डी कहकर बुलाते थे। उसकी उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और उस एरिया में मेरा वही एक दोस्त था। ज़्यादातर हम लोग उसी की प्रॉपर्टी में घूमा और खेला करते थे। उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरा घर उस फार्म से जस्ट जुड़ा ही हुआ था और उसका घर उस फार्म से थोड़ा सा दूर था। हम वहाँ पर अक्सर जाया करते थे। एक बार संडे को डी के और मेरे, हम दोनों के माता पिता घर का कुछ सामान लाने के लिए शहर गए थे। उनको रात में आने में कुछ समय लगने वाला था, इसलिए उन्होंने हमसे घर पे ही रहने को बोला था। मैं पूरा दिन डी के यहाँ गेम ही खेल रहा था। गेम खेलते खेलते हमें काफ़ी समय हो चुका था। शाम भी हल्की फुल्की हो गई थी और डी बहुत बोर हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि चलो बाहर टहल के आते हैं। मैंने उससे बोला कि माँ ने शाम को बाहर निकलने से मना किया है। उसने मुझे बोला कि मैं डरपोक हूँ और ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेके चला गया। हम दोनों डी के घर से करीब 6 बजे बाहर निकले थे। हमने ये सोचा था कि 7 बजे तक हम घर वापस आ जाएंगे,
क्योंकि 7 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। हम उसी के पोइट्री फार्म में गए। हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और डी अपनी मोबाइल फ़ोन से मेरी और उसकी वीडियो बना रहा था। सच बताऊं तो खेलते खेलते हमको वक्त का पता ही नहीं चला। काफ़ी शाम हो गई थी, शायद 7 बज चुके थे। डी के फार्म हाउस पे सोलर पैनल लगा था, तो रात में उसमें हल्की फुल्की लाइट आती थी, तो हमको उतनी घबराहट नहीं हो रही थी। मैंने डी से बोला कि हमें शायद अब घर चलना चाहिए। जैसे ही मैंने उसको ये बोला, वहाँ पे पता नहीं क्या एक अजीब सी खामोशी हो गई थी। सब कुछ एकदम शांत और वहाँ का वातावरण एकदम ठंडा हो चुका था। डी के फार्म हाउस में जितनी भी मुर्गियाँ थीं, अचानक से वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी, जैसे उन्होंने कुछ महसूस कर लिया हो या किसी को देख लिया हो। वो सब डर की वजह से अपने अपने शेड के अंदर घुस गईं। मैंने डी का फ़ोन लिया और उसकी वीडियो बनाने लगा। वो भी मुर्गियों के पीछे पीछे चिल्ला के अंदर जा रहा था। वो मुर्गियों को डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने डी से घर वापस चलने के लिए बोला और उसके फ़ोन से फ्लैशलाइट जला के रास्ता देखने लगा। कुछ कदम चलने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो चुका था और हमें किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर हो। वो सांस ऐसी थी कि जैसे वो काफ़ी भूखा हो और कुछ ढूंढ रहा हो। हमें लगा कि वो हमें ढूंढ रहा है या शायद ढूंढ चुका है। हमें बहुत अजीब सा लगा और हमें लगा कि शायद कोई बड़ा सा जानवर हमारी तरफ आ रहा है। हम दोनों जाके एक मुर्गियों के छोटे से बाड़े में जाके छिप गए, जो डी के पापा ने अपने हाथों से बनाया था। हम जब उसमें गए तो उसमें कुछ मुर्गियाँ काफ़ी शांत बैठी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर के बैठी हुई हैं, जैसे कोई उनको ढूंढ ना ले। मैं और डी हम दोनों भी चुपचाप शांत होकर बैठ गए। हमें किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होती गई और हमें लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही बढ़ते हुए चली आ रही है। हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें बस इतना पता था कि वो हमारे बाड़े के चारों तरफ घूम रहा है और शायद हमको ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद हमें सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी और कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, जैसे कि कोई बहुत प्यासा या भूखा हो। वो बदबू बर्दाश्त के एकदम बाहर थी। हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। उस बाड़े में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से मैं झांक के देखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर कौन है। पहले मेरे दोस्त डी ने देखा, उसको कुछ भी नहीं दिखा और हम बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी उस खिड़की में से झांक के देखा और मैंने जो देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कि एक अजीब सा जीव तो 2 पैरों पे चल रहा है। उसके दोनों हाथों में 2 मुर्गियाँ थीं, जिनको वो कच्चा खा रहा था और वो हमें शायद ढूंढ रहा था। वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग के हमें देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने चुपचाप डी को इशारा किया और हम दोनों ने खिड़की से उसको साफ साफ देखा। उसने जिन हाथों से उन मुर्गियों को पकड़ रखा था, वो किसी जानवर के हाथ लग रहे थे। उसके पूरे शरीर से उसकी हड्डी का एक एक हिस्सा दिख रहा था। उसकी लंबाई करीब 12 फीट की होगी। हम दोनों ने साफ साफ उसको देखा। वो उस अंधेरे जंगल की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन अचानक से रुक गया। हमें लगा कि शायद उसने हमको देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद वो उस जंगल की तरफ वापस चला गया और हम वहीं पर बैठ के उसको देखते रहे। वो धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हमें वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। मैं और डी हम दोनों आधे घंटे तक चुपचाप वहीं पर बैठे थे। कुछ देर बाद डी वहीं पर बैठा बैठा सो गया और मैं पूरी रात उसी खिड़की पर बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, कहीं वो अजीब सा जीव दोबारा वापस ना आ जाए। मैं वहीं पर बैठा और जब तक सूरज नहीं निकल आया, मैं वहाँ से हिला तक नहीं। जैसे ही सूरज निकला, मैंने तुरंत डी को उठाया और हम लोग डरते हुए बाहर निकले। बाहर निकलते ही हमने ग्राउंड में देखा कि उस अजीब से जीव के पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई इंसानी लोमड़ी हो, पतले मगर लंबे। वो निशान देखते ही हम अपने घर की तरफ भागे। हमने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई, लेकिन किसी ने हमारी बातों पर विश्वास तक नहीं किया। फिर हम उनको उस फार्म पे लेके गए और वो सारे पैरों के निशान दिखाए, तो उन्होंने हमसे कहा कि शायद कोई जानवर होगा और हमें दोबारा डांटने लगे कि हम इतनी रात में बाहर निकले ही क्यों। उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं मानी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो देखा वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई अजीब सा प्राणी ही था और आज तक वो बात मेरे जहन में मौजूद है।
तो दोस्तों ये थी वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ। ये दूसरी घटना भी मुझको रेडिट से ही मिली है। मेरा नाम सिमोन है। अमेरिकन फॉरेस्ट के पास मेरे दादाजी का एक छोटा सा फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस पर मेरे दादाजी ने बहुत ढेर सारे जानवर पाल रखे थे, जैसे घोड़े, मुर्गियाँ और गाय। मेरे दादाजी को जानवर बहुत पसंद थे। हम सब हमेशा वीकेंड पर अपने दादाजी से वहाँ पर मिलने जाया करते थे। मेरी उम्र 17 साल की है और मेरे साथ मेरा एक भाई जिसकी उम्र 19 साल है और 2 बहनें, एमिलिया और लीना। हम सब संडे को वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करते थे। दादाजी के फार्म हाउस पर अक्सर काफ़ी चहल पहल होती थी। हम सब वहाँ पर जाके उनकी मदद भी करते थे। हमारे घर से दादाजी का फार्म हाउस करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। दादाजी के पास एक बहुत बड़ी बंदूक थी जो वो अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए रखते थे, क्योंकि आसपास के जंगलों से कई जंगली जानवर फार्म हाउस की तरफ चले आते थे। हम चारों को जंगल में जाने की कोई भी इजाज़त नहीं थी। वो जंगल दादाजी के फार्म हाउस से मात्र 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। फिर एक बार हम जब दादाजी से मिलने गए, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उनके सर में कुछ दर्द था, तो उन्होंने हमसे कहा कि वो कुछ देर के लिए आराम करने जा रहे हैं और हम सब शोर ना मचाएं और शांत रहें। मेरे दादाजी के सोने के बाद मेरे भाई ड्रेक ने बोला कि चलो हम सब जंगल की तरफ चलते हैं। मैंने उसको वहाँ जाने के लिए मना किया और उससे बोला कि हमें वहाँ जाने की कोई भी इजाज़त नहीं है। तो उसने मुझसे बोला कि हम सब दादाजी के जगने से पहले ही वापस आ जाएंगे। मैंने ये बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया और मैंने उसको बताया कि वहाँ पर कई सारे जंगली जानवर हैं। उसके बाद ड्रेक ने दादाजी की बंदूक उठा ली और उसने बोला कि चलो, मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने इस चीज़ के लिए मना किया तो ड्रेक ने मेरे से बहस करना चालू कर दी। हमारी तेज़ आवाज़ सुन के दादाजी की नींद टूट गई और उन्होंने हम सबको गुस्से से बाहर निकाल दिया। हम बाहर ही थे, तभी ड्रेक, एमेलिया और लीना, इन तीनों ने बोला कि तुम यहीं पे रुको, हम जा रहे हैं। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैं वहाँ पर अकेली थी। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं भी उनके साथ साथ चली गई, क्योंकि मैं घर पे बोर ही हो जाती। हम सब जब उस जंगल के पास पहुँचे, उस टाइम करीब दोपहर के 5 बज रहे होंगे और जंगल एकदम शांत और घना था। मुझको बहुत डर लग रहा था, तो मैंने ड्रेक से बोला कि अब हमें शायद यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो ड्रेक ने बोला कि इसके बाद हमें यहाँ पर आने का कभी मौका नहीं मिलेगा, चलो जंगल के अंदर चलते हैं। हम सब एक्साइटमेंट में जंगल के अंदर चले गए। कुछ देर तक अंदर जाने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बाहर से अंदर तक रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी। कुछ दूर जाने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हम सब काफ़ी थक भी चुके थे। वहाँ पर कुछ गिरे हुए पेड़ भी थे, तो हम सब उसके ऊपर बैठ के बातें करने लगे। लीना अपने साथ कुछ चॉकलेट और बिस्किट्स लाई थी, तो हम सब वहाँ पर बैठ के बिस्किट खाने लगे। हमें जंगल में गए करीब 1 घंटा हो चुका था और मैंने ड्रेक से बोला कि अब हमें वापस चलना चाहिए, वरना हमें जाते हुए शाम हो जाएगी। ड्रेक ने हम सबसे बोला कि ठीक है, हम यहाँ से फार्म हाउस तक रेस लगाते हैं और जो सबसे पहले फार्म हाउस पर पहुँचेगा उसको हम सबको ट्रीट देनी पड़ेगी। हम सब मान गए और घर की तरफ जाने के लिए रेस लगाने लगे। मैं सबसे आगे निकली, लेकिन कुछ देर बाद थक गई और बैठ के आराम करने लगी। मैंने देखा कि लीना और एमेलिया मेरे आगे निकल गई हैं, लेकिन ड्रेक काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। मैं वहाँ पर करीब 5 मिनट तक बैठी थी, लेकिन ड्रेक का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। मैं वापस घूमी और मैंने ड्रेक को आवाज़ दिया, लेकिन उसने मेरी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। कुछ देर बाद ड्रेक मेरे सामने से भागते हुए गया और उसने मुझसे बोला कि आज तो ट्रीट तुम्ही को देनी पड़ेगी। 1 मिनट तक आराम करने के बाद मैं दोबारा ड्रेक के पीछे चलने लगी। जैसे ही मैंने 4 कदम बढ़ाए, मेरे पीछे एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझसे कह रही थी कि सिमोन, मुझे बचाओ। वो आवाज़ ड्रेक की थी। मैं काफ़ी चौंक गई, क्योंकि ड्रेक तो अभी मेरे सामने से निकला था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने वो आवाज़ साफ साफ सुनी थी। मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और दोबारा आगे बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही दोबारा 4 कदम बढ़ाए, वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। उसने मुझसे बोला कि सिमोन, मेरी मदद करो। मैं तुरंत वहीं पर रुक गई थी और एकदम जम गई थी। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे रोने का और चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं बिना पीछे मुड़े
बस आगे चली जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद मैंने देखा कि मुझे कुछ मरे हुए जानवरों की मांस और हड्डियां पड़ी दिखीं। बड़ी ताजुब की बात थी, क्योंकि जाते समय मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन मैं किसी तरह बस बढ़ते चली जा रही थी। मुझे थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सी बदबू आने लगी और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी वहाँ पर। सच बोलूँ तो रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। मेरे पीछे से वही आवाज़ बार बार आ रही थी कि सिमोन मुझे बचा लो, लेकिन मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके बस आगे बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे अचानक से एक गोली की आवाज़ आई। उस शांत जंगल में गोली की आवाज़ ऐसे गूंजी जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। मुझे ऐसा लगा कि मैं सपने से जग चुकी हूँ और मेरे दिमाग को होश में आने में करीब 5 सेकंड लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के वश में थी। होश में आने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं जंगल के बाहर नहीं, उसके अंदर जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरी चलने की दिशा कब बदल गई और मैं बाहर की जगह अंदर जाने लगी। मैं जैसे ही होश में आई, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। करीब 30 सेकंड बाद मेरे भाई ने मेरी आवाज़ सुनी और वो मुझे बुलाने लगा कि सिमोन तुम कहाँ हो। मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ जंगल के अंदर हूँ। उसने मुझसे बोला कि मैं उसका नाम बुलाती रहूँ ताकि वो मेरे आवाज़ का पीछा करके मेरे पास आ जाए। कुछ देर बाद ड्रेक ने मुझे देख लिया और मैं उसकी तरफ भागते हुए गई। मैं अपने भाई के पास जाके खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। ड्रेक ने मुझे देखा और मुझे बताया कि उसने किसी जानवर को देखा और उसने उसके ऊपर गोली चला दी। ये बोलते ही ड्रेक ने मेरे पीछे एक बहुत बड़ी सी परछाई देखी। उस परछाई की लंबाई करीब 13 से 14 फीट थी। उसका सर एकदम हिरन के सर जैसा था और उसके पूरे शरीर से मांस के टुकड़े टपक रहे थे। ड्रेक ने जैसे ही उसको देखा वो घबरा गया और उसने हड़बड़ी में उसके ऊपर गोली चला दी। हालांकि गोली उसको लगी नहीं थी, लेकिन गोली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो जंगल में दोबारा भाग गया। मैं उसको तो नहीं देख पाई, लेकिन ड्रेक ने मुझे उसके बारे में साफ साफ बताया था। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। उस बंदूक में सिर्फ 2 ही गोलियां थी जो ड्रेक चला चुका था। ड्रेक ने मुझे वहाँ से भागने के लिए बोला और हम लोग जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ उस जंगल से बाहर भागे। जंगल से बाहर आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शांत हो गई थी, लेकिन मेरा गला पूरा सूख चुका था। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद हमें आगे लीना और एमेलिया मिली। हम किसी तरह अपने फार्म हाउस पहुँचे, जहाँ पर दादाजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पहुँचते ही उन्होंने मेरी ख़राब हालत को देख के ड्रेक से पूछा कि क्या हुआ। हमारे साथ जो कुछ भी बीता ड्रेक ने दादाजी को बताया। ये सारी बातें दादाजी ने ड्रेक से इसलिए पूछी क्योंकि वो हम सब में बड़ा था। दादाजी ने हम सब पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने ड्रेक को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि शायद ड्रेक की वजह से मेरी जान बच चुकी थी। मैंने दादाजी को उस अजीब से क्रीचर के बारे में बताया। उन्होंने सिर्फ मेरी बात सुनी और मेरे सामने एक किताब ला के रख दी। मैंने जैसे ही उस किताब को खोला, उसमें उसी जीव की मिलती जुलती फ़ोटो बनी हुई थी जैसा मेरे भाई ने देखा था। वो एक वेंडिगो था। दादाजी ने हमसे बोला कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम बच गए और उन्होंने हमें दोबारा कभी उस जंगल में जाने के लिए नहीं बोला। उसके बाद हमें वेंडिगो के बारे में पता चला और दादाजी ने उनके साथ घटी एक घटना को भी हमें बताया। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब जो तीसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना सिमोन और ड्रेक के दादाजी ने उन लोगों को बताई थी। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको ड्रेक के दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जब मैं तुम लोग की उम्र का था तो मेरे साथ ये घटना इसी फार्म हाउस पर घटी थी। ये घटना 1970 की है। उस समय मेरी उम्र करीब 15 या 16 साल की होगी। मेरे दादाजी और मेरे पापा बहुत गरीब थे, ठीक से गुजारा भी नहीं हो पाता था। रहने के लिए बस एक घर था जो कि इसी फार्म हाउस के पीछे बना हुआ था। दादाजी के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने इस घर के सामने एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया और एक चिकन बेचने वाली कंपनी से एग्रीमेंट कराया। उस एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा था कि वो कंपनी हमें चिकन के छोटे बच्चे देगी और हमको उन्हें पाल के और बड़ा करके कुछ महीनों बाद उनको वापस दे देना है। वो कंपनी हमें चिकन के वेट के हिसाब से पैसा देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, घर में ठीक ठाक पैसे भी आने लगे थे। उन पैसों से पापा ने चिकन की रखवाली के लिए एक बंदूक भी खरीदी थी।
क्योंकि यहाँ पर जानवर बहुत आते थे और उन्हें काफ़ी नुकसान भी होता था। गर्मियों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ठंडियाँ चालू हुई, एक रात एक घटना घटी। एक रात पापा मुर्गियों को दाना देके और उनके बाड़े को बंद करके सोने के लिए चले गए, और वो जब दोबारा सुबह उठे तो उन्होंने घर से निकलते ही देखा कि मुर्गियों का बाड़ा खुला हुआ था। वो जैसे ही उसके अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ मुर्गियां मरी पड़ी हुई हैं। उनमें से कुछ मुर्गियों के धड़ पे सर भी नहीं था और कुछ बीच से एकदम फटी हुई थी। पापा को पता चल गया था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान मुर्गियों को कच्चा तो नहीं खा सकता है। लेकिन उनको ये बात भी नहीं समझ में आ रही थी कि उन्होंने बाड़े को अच्छे से बंद किया था, कोई जानवर तो उसे खोल भी नहीं सकता है। मैं अपने कमरे की खिड़की से साफ साफ देख रहा था। पापा काफ़ी परेशान और हैरान थे। फिर अगली रात उन्होंने फिर से ठीक से सब कुछ बंद किया और सोने के लिए चले गए। सुबह उठते ही उन्होंने फिर से बाड़े का वही हाल देखा। ऐसा आए दिन रोज़ रोज़ होने लगा था। कंपनी को सारी मुर्गियां हम लोग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो वक्त से पहले ही मर जा रही थी, जिससे पापा को काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि वो एक रात मुर्गियों के बाड़े के पीछे ही छुप के बैठे रहेंगे, और जैसे ही वो जानवर आएगा वो उसको गोली मार देंगे। पापा अपनी बंदूक लेके वहीं पर छुप गए और मैं अपने कमरे की खिड़की से उनको देख रहा था। मेरे कमरे की खिड़की से पापा और वो बाड़ा साफ साफ नज़र आ रहे थे। ज़्यादा रात होने की वजह से माँ को नींद आ गई थी और वो सो गई थी। मैं भी खिड़की पर बैठे बैठे सो गया, और रात के करीब 2:30 बजे मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से मेरी आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि पापा बहुत डरे हुए हैं और चिल्ला रहे थे। गोली की आवाज़ सुनते ही मम्मी घर से बाहर निकली और पापा के पास गई। वो किसी तरह पापा को घर के अंदर लेके आई। उनके पैर से खून निकल रहा था, शायद उनको चोट लग गई थी। मम्मी ने पापा से पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने बताया कि वो रखवाली करते करते सो गए थे। कुछ देर बाद उनको किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उनको ये बात लगी कि कोई आदमी है जो रात में उनकी मुर्गियों को चुराने आता है, क्योंकि दरवाजे के नीचे से उन्होंने दोनों पैरों से चलते हुए उस आदमी को देख लिया था। पहले तो कुछ देर तक वो आदमी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, फिर जैसे ही उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, पापा उसके सामने ही बैठे हुए थे। पापा ने जो देखा, पापा की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि 10 फीट लंबा एक जानवर उनकी तरफ घूरते हुए देख रहा है। उसकी शक्ल आधे हिरन जैसी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। पापा घबरा गए और घबराते हुए वो एक लोहे की रॉड पर गिर गए। रॉड पर गिरते ही उन्होंने वो एक गोली चला दी। उस जीव को गोली लगी या नहीं लगी ये नहीं पता, लेकिन वो जीव गोली की आवाज़ सुन के वापस जंगल की तरफ भाग गया। पापा बहुत कांप रहे थे। उन्होंने मम्मी को ये भी बताया कि उसके शरीर पे एक भी चमड़ी नहीं थी। वो ना जानवर था और ना ही इंसान। ये बात मम्मी को जब पता चली तो मम्मी भी बहुत डर गई और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह पापा ने कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स को बुलाया और उन्होंने अपने साथ घटी हुई इस घटना को उनको बताया। उस टीम के आदमियों ने पापा से पूछा कि वो अजीब सा जीव किस तरफ गया है, तो पापा ने उनको जंगल का रास्ता बताया। वो जब जंगल की तरफ गए तो उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। काफ़ी दिनों तक उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन वहाँ से किसी भी चीज़ का नामो निशान तक नहीं मिला। वहाँ पर बस कुछ मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ मिली थीं। उस दिन के बाद से वो जीव कभी भी फार्म की तरफ नहीं आया और ना ही वो कभी पापा को दिखा, और मैंने उस जीव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की 3 सच्ची घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।